नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सटीक और शानदार स्टडी कर रहे हैं। जो प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपको बताएंगे। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इससे आपके बिहार एसएससी के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की शानदार तैयारी हो जाएगी। जो लोग नए जुड़े हैं वो पीछे का वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो ये बात हो रही है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51 है ना। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना से संबंधित दिया हुआ है, ठीक है। तो बात हो रही है किसकी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया हुआ है, ठीक है। और भाग कितना में? भाग 4 में है ये, है ना। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसकी पूछे जाने की संभावना है और पूछा जाता है, यानी कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, वो सभी प्रश्न आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए पहला है, इसमें ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में प्रसूति सहायता का उपबंध है? प्रसूति हित लाभ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 42 में है, ठीक है। और समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसीसी ये किस में है? तो समान नागरिक संहिता का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 44 में है, ठीक है। इसे याद ऐसे रख लेना है। देखिए समान नागरिक संहिता तो समान अंक वाला 4 है ना, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 45 से कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। ये कौन सा है? अनुच्छेद 45 में है ये, ठीक है। एक बार फिर समझिए यहाँ से, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है, प्रसूति हित लाभ अनुच्छेद 42 में है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उसका शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 45 में है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि SC ST और ख़ास करके राज्य के जो कमज़ोर वर्ग में शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 46 में है, ठीक है ना। फिर समझिए, SC ST खास करके राज्य के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उसका शिक्षा और आर्थिक हितों का संरक्षण, आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा राज्य सरकार, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 46 में है, ठीक है। अच्छा, ये जो शराबबंदी बिहार में लागू हुआ वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 47 के तहत, ठीक है। 47 शराब 47 ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिए, है ना। शराब 47 वाला यानी कि इसका आता है कि राज्य के नशीले पदार्थों यानी कि हानिकारक पेय या शराब पर रोक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 47 में है, ठीक है। तो शराब 47 ऐसे रिलेट कर लीजिए, आपको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं की संरक्षण ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में। ये क्वेश्चन अभी रेलवे NTPC में पूछा हुआ है ना, कि स्मारकों एवं स्थानों को यानी कि जो प्राचीन स्मारक है ना, जो नेशनल हेरिटेज होता है तो उसका, और जो भी स्थान है स्मारक है या तो राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, उसका संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में है, ठीक है। एक बार यहाँ तक फिर समझिए कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में, प्रसूति हित लाभ अनुच्छेद 42 में, और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक यानी समान अंक वाला है ना, अनुच्छेद 44 में है। और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45 में है, ठीक है। और SC ST खास करके राज्य के कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 46 में है। और शराबबंदी है अनुच्छेद 47 में। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में। और राष्ट्रीय महत्व का जो है कोई वस्तु हो या तो स्मारक हो उसका जो संरक्षण है ये अनुच्छेद 49 में। ये सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है
इसलिए आपको नोट कर लेना है ना। और नोट नहीं कर पाते हैं तो है ना, वीडियो 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया कि कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 50 और 51, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 50 में क्या है, उसमें है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है ना। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। और 51 अनुच्छेद में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में, जो कि ये पूछा हुआ है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। अच्छा, ये राज्य के नीति से निषेध तत्व जो है किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया, ये भी याद रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। तो केंद्र सरकार जो राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है, कौन सा, संघ सूची के संदर्भ में ये कर सकता है, राज्य सूची के संदर्भ में ये इसमें भी कर सकता है, और समवर्ती सूची के संदर्भ में, यानी कि उपरोक्त सभी में केंद्र सरकार जो है राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर संघ सूची के बारे में आया, तो ये जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान वे किस अनुसूची में दिया हुआ है, तो अनुसूची जो है ना, अपने संविधान में 12 अनुसूची है, तो वो किस अनुसूची में ये इसका ये उल्लेख है, तो 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया हुआ है। अच्छा, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 246 में है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि संघ सूची में अभी वर्तमान में कितना विषय है, तो संघ सूची में 100 विषय है, 100, और राज्य सूची में कितना विषय है, 61 विषय है, और समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है, तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन ये बुला सकता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। कई क्वेश्चन है ना ऐसा होता है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहना, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पॉलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जैसे संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत ये है, ये बुलाता है, तो ये है अनुच्छेद 108 में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और रही बात संसद का, संसद किस अनुच्छेद में है, तो संसद जो है ये अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। इसे याद ऐसे रखना है, सरल है ना, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, और अनुच्छेद भी लगातार है 79, 80, 81, तो ऐसे याद रख लेना। ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रहेगा, है ना। संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का 80 में, और लोकसभा का 81 में है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी, तो उड़ीसा की पूर्व राजधानी थी ये कटक, है ना। उड़ीसा की पहले राजधानी थी कटक, वर्तमान में राजधानी कौन सा है, तो वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा की वर्तमान राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। अब उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है, कौन सा आता है, जैसे कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था, है ना। 1936 आपको याद रखना है कि बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था कब, 1936 को। या तो अगर पूछ दे कि उड़ीसा की स्थापना कब हुआ था, तो उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कहाँ है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सा, तो चिल्का झील है, वो कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। तो आपको याद रखना है ये सभी, है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मंदिर है जो कि एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये तीनों मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। और करेंट अफेयर में याद रखना है, उड़ीसा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक है। वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो रघुवर दास है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो होता है कहाँ का, राज्यसभा का, ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो सभी देखेंगे, जैसे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा तो लेता ही है, साथ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेता है, ठीक है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर समझिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा भाग लेता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, इसके अलावा
प्लस में और कर लीजिए, ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेता है, ये तीनों भाग लेता है राष्ट्रपति में, ठीक है। और उपराष्ट्रपति में केवल ये दोनों है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों को बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है, और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। और अच्छा, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए कि भारत का पहला जो है प्रथम सभापति कौन था, राज्यसभा का पहला सभापति कौन था, तो फिर वही हो जाएगा ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो पहला जो उपराष्ट्रपति था वो पहला राज्यसभा का सभापति भी हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी करंट अफेयर में याद रख लेना है, वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, तो भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध चुने गए थे। अच्छा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति। अगर पूछे कि भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले कौन है, तो वो भी राजेंद्र प्रसाद ही 1950 से 1962 तक रहे थे, 12 वर्ष, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए, तो वो कौन सा है, बिहार है ना। बिहार से ही भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए, क्योंकि जो कौन थे पहले राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के सिवान के जीरादेई में हुआ था, 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, तो याद रखना है हमेशा कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य होता है, उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया गया है, दिल्ली और पुदुचेरी का, ठीक है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। और एक क्वेश्चन ये भी आएगा करंट अफेयर में कि भारत का प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू ही है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है, तो राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व आता है बिक्री कर से। अच्छा, केंद्र सरकार को जो है वो सबसे अधिक कर किससे आता है, तो भारत सरकार को अधिकतम राजस्व देता है कौन, कॉरपोरेट टैक्स यानी कि निगम कर देता है ना, भारत सरकार को इससे मिलता है निगम कर से सबसे ज़्यादा, और राज्य सरकार को बिक्री कर से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। अब रही बात कि इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, है ना। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। और जीएसटी कौन सा कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान निर्माताओं में निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से कौन सा लिया गया है, तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका से ही लिया गया है, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ही लिया गया है, यानी इसका आंसर होता है उपर्युक्त सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब रही बात है कि एक और है प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया है। अगर पूछे प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया, तो वो है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। प्रस्तावना है अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा पूछे तो वो है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अच्छा, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस है। एक क्वेश्चन आता है अमेरिका से कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं, तो अधिकतम 2 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, जबकि भारत में क्या है, इसमें कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 4 वर्ष होता है, और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसकी गिनती नहीं है ना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, ये याद रखना है। और ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 243 के बी में है ग्राम सभा। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब रही बात पंचायती राज से, तो बिहार के एग्जाम में पंचायती राज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या है, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। जैसे कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। ठीक है, 1959 को पहली बार राजस्थान में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो ये मिला था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को और नगर पालिका, ये दोनों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, 1993 को। अब इसी 24 अप्रैल से ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायत को संविधान में किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? तो पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नगर पालिका को 74वां है और पंचायती राज को 73वां। पंचायती राज किसवीं अनुसूची में है? तो वो 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। पंचायत किस भाग में? पंचायत भाग 9 में है और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सा आता है? जैसे एक आता है कि जो भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। इसे घुमाकर भी पूछा जाता है। ठीक ना, कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया हुआ है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, अब रही बात यहाँ से क्वेश्चन और भी आता है। पहले तो ये समझिए कि भारत के संविधान के किस भाग में भाषा का संबंधित प्रावधान है? तो भाग 17 में है। ठीक है, और अनुच्छेद है वो 343 से 351 तक है। ठीक है, 17वें भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 में है। ठीक है, और संविधान में प्रारंभ में 14 भाषा थी। ठीक है, 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। अब जो बाद में जो 8 भाषा को जोड़ा गया है, ये कब कब जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो ये है, सिंधी भाषा कब जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन मालूम रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया था सेम, और सेम यही क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया था। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी 67, ऐसे याद रख लेना, सिंधी 67, सिंधी 67 है ना, तो याद रख लेना है। 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषा जोड़ा गया था। सिंधी जो भाषा है उसको 1967 में जोड़ा गया था, और जो उसके बाद एक भाषा हो गया, 3 भाषा को जोड़ा गया था कब, कौन कौन सा? तो वो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये जोड़ा गया था 1992 में। ठीक है, इसे याद रख लेना है, नमक है ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जोड़ा गया था 1992 में। और ये 4 हो गया, और 4 भाषा जो है वो है मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, ये जोड़ा गया था कहाँ? ये जोड़ा गया था 2003 में। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो ये 8 भाषा हो गया। देखिए, पहला सिंधी 67, और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी नमक 1992 में, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 2003 में जोड़ा गया है, जिसमें संथाली जो है वो बिहार का है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? तो संथाली नहीं, मैथिली है ना, मैथिली जो है वो बिहार का है, तो मैथिली जो है कब जोड़ा गया? 2003 में है ना, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, तो ये जोड़ा गया था चारों 2003 में जोड़ा गया था। तो इतने आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, क्वेश्चन जो कि सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है।
भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसका, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पहला सभापति कौन था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। वर्तमान में अभी कौन है, तो वो जगदीप धनखड़ है वर्तमान सभापति राज्यसभा का, यानी कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है। अच्छा, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है ना। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। लोकसभा का भाई वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला है। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है कितना, 65 वर्ष है। और जो हाई कोर्ट का है, ये तो हो गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट का जो है उसका सेवानिवृत्ति का आयु होता है 62 वर्ष। ठीक है, याद रखना है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हो गया 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। अच्छा, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है अभी, तो भारत में अभी 25 उच्च न्यायालय है, और सबसे जो 25वां है, यानी कि सबसे लास्ट वाला 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट है। ठीक है। अच्छा, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, 1916 में हुआ था। पटना हाई कोर्ट जब भी आप पढ़े 1916, पटना विश्वविद्यालय के भी साथ में रिवीजन करना है, क्योंकि वो होता 1917 में हुआ था, तो दोनों साथ में लगातार हुआ, याद रहेगा, है ना। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में, और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। और करेंट अफेयर में याद रखना है कि भारत का भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, जिसे DY चंद्रचूड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति के चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है, तो आंग्ल भारतीय है ना, 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, करंट में आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2020 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो 2019 में आया था और 2020 में ये लागू हुआ था, उसके तहत क्या हुआ था, 104वां संविधान संशोधन के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रख लेना है कि अब जो लोकसभा में अधिकतम सदस्य वो कितना हो सकता है, 550, पहले था 552। ठीक है, अब हो गया कितना, 550 अधिकतम सदस्य हो सकता है लोकसभा में, और राज्यसभा में तो 250 है। नेक्स्ट है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है, तो ये है किसके, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन और आता है कि एक आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और राज्य के मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और करेंट अफेयर में याद रखना है, बिहार का भी वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वो राजेंद्र आर्लेकर है, राजेंद्र आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है, तो भारतीय संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे नौकरियों में आरक्षण जो है वो किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, तो अनुच्छेद 16 में, है ना, अवसर की समानता। ठीक है, ये अनुच्छेद 16 में है, जो कि नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट और आता है कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा में SC ST का आरक्षण है 330 में, अनुच्छेद 330 में है ना, 330 में लोकसभा में, है ना, लोकसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में, और विधानसभा में जो है, विधानसभा में जो SC ST का आरक्षण है वो अनुच्छेद 332 में है। ठीक है, इसे कन्फ्यूजन ना हो, याद कैसे रख लेना। देखिए, लोकसभा में अनुच्छेद 330 में SC ST का आरक्षण, और विधानसभा में 332 में, विधानसभा 32, विधान 32 है ना, विधानसभा में 32 वाला है, और लोकसभा में 330 में, अनुच्छेद 330 में है। ठीक है, तो इसे याद रखना है दोनों को। नेक्स्ट है, कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है,
तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। अच्छा, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है, ठीक है। वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। वो अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो 14 दिन तक, ठीक है। 14 दिनों के बाद उन्हें वापस करना अनिवार्य रहता है, नहीं तो वो बिल क्या है, पास माना जाता है, तो ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और आता है कि धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री क्या है? एक क्या होता है, लोकसभा का संसद होता है। तो लोकसभा संसद जो है वो बनने के लिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितना होता है लोकसभा का? वो होता है 25 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वो होता है 30 वर्ष, ठीक है। तो ठीक इसी तरह राज्य में भी होता है। राज्य में क्या है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होता है, ठीक है। विधानसभा वाला आएगा इधर, है ना। और विधान परिषद का जो है वो बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होती है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए लोकसभा में और विधानसभा में, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में सेम होता है, यानी कि केंद्र में जो लोकसभा होता है और राज्य में विधानसभा में सेम होता है। और केंद्र में जो राज्यसभा है और राज्य में जो है वो विधान परिषद है, वो सेम होता है, ठीक है। यानी कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और विधानसभा में भी 25 वर्ष, और दोनों का कार्यकाल, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। और इधर राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और ये दोनों का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है ना। राज्यसभा और कौन था? विधान परिषद, ये दोनों सेम है ना। विधान परिषद के भी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और लोकसभा और विधानसभा ये दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना, ये संसद के द्वारा होता है। संसद में कौन कौन आता है? मेन वो आता है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है, राज्यसभा के सदस्य। और राष्ट्रपति में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा तो रहता ही है, साथ में जो राज्य का है, राज्य के यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन? राज्यसभा के सदस्य लेता है, लोकसभा के सदस्य लेता है और विधानसभा के सदस्य लेता है, लेकिन ये विधान परिषद का सदस्य नहीं लेता है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, लेकिन ये विधान परिषद वाला नहीं लेता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामांकित, ये भी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। इसका करेक्ट आंसर हो गया नरगिस दत्त। अच्छा, भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन कौन थी? तो पहली अभिनेत्री थी देविका रानी थी, ठीक है। अब रही बात इस यहाँ पर राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा है अनुच्छेद कितना में? वो है 80 में, ठीक है। इसे याद ऐसे रखिए कि संसद है कितने? अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा है अनुच्छेद 81 में, ठीक है। सरल, ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है कि बच्चों को कारखाना में बालात प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो बच्चों को कारखाना में बालात प्रवेश निषेध ये अनुच्छेद कितना में? 24 में है, ठीक है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आता है ना, अनुच्छेद 23 और 24 में, ठीक है। तो 24 में है बच्चों को कारखाना में प्रतिबंध लगाया हुआ है, और एक इसी तरह एक अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में क्या है?
तो वो है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये अनुच्छेद 24 में क्या है कि कारखानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध है, अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया। तो भारत के संविधान को अंगीकृत किसने किया था, तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने अंगीकृत किया है। ठीक है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है, तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने अंगीकृत किया है। और भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकार किया गया। और इसी 26 नवंबर से एक क्वेश्चन आता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया है। ठीक है, और 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये हुआ संविधान को अंगीकार किया गया। और संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ये याद रखना। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि लगभग 3 वर्ष में 12 दिन कम, है ना। संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और यहाँ 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो अस्थायी अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा था। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत की संविधान सभा का विचार किसने दिया, तो भारत की संविधान सभा का पहली बार विचार एम.एन. रॉय ने दिया था, है ना, एम.एन. रॉय। तो ये ध्यान रखना है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है, यानी कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। यहाँ से 3 अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो पूछा जाता है। एक है अनुच्छेद 352। ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में है। और राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, जो ये राष्ट्रीय आपात है यानी कि अनुच्छेद 352 अब तक भारत में कितनी बार लगा है, तो ये अब तक 3 बार लगा है। ठीक है, ये 3 बार लगा है। कब कब लगा था, 1971 पहले लगा था 1962 में, है ना, जब चीन के युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध 1962 में। फिर 1971 में लगा था जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और फिर 1975 में लगा था, वो आंतरिक अशांति के आधार पर ये लगा था, राष्ट्रीय आपात लगा था। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति शासन बिहार में कितनी बार अब तक लगा, तो राष्ट्रपति शासन बिहार में अब तक 8 बार लगा है। अच्छा, वित्तीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लगा है, तो वित्तीय आपात अब तक 1 बार भी भारत में नहीं लगा। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो नियुक्त किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन इसका शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाता है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है, ये भी याद रखना है। भारत में कुल कितने अभी हाईकोर्ट है, तो 25 हाईकोर्ट है। और 25वां हाईकोर्ट कौन सा है, तो वो अमरावती हाईकोर्ट है। और पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था, 1916 में। और पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित हुआ था। अच्छा, हाईकोर्ट किस अनुच्छेद में है, तो हाईकोर्ट है ना, ये है अनुच्छेद 214 में है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है, तो ये 1 को इधर कर दीजिए, यानी कि 1, 2, 4, यानी कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से पॉलिटी से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 वीडियो होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं, जबकि भारत में क्या वो अनगिनत है कि कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। और आज का क्वेश्चन है कि तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है ना। तोरा जो है ये किस धर्म का
पवित्र ग्रंथ है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसी छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।